श्रीकांत नामदेव एक बार फिर आप लोगों के समक्ष एम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में आप लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत तापीय प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इस टॉपिक में बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं और हमेशा आते रहते हैं। तापीय प्रसार ये ताप का ही एक टॉपिक है। तापीय प्रसार क्या है? दैनिक जीवन में जितने भी पदार्थ होते हैं तो वे ऊष्मा पाकर फैलते हैं, यानी जितना भी हम उन्हें टेम्परेचर देंगे तो वे ऊष्मा पाकर फैलते हैं। प्रकृति में पदार्थ 3 रूपों में पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो तापीय प्रसार ठोसों में, द्रवों में और गैसों में किस तरीके से होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में आप सही तरीके से अध्ययन कर सकेंगे। जैसे ठोस है तो ठोस में ऊष्मा का प्रसार कम होता है। जैसे हम किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो उसमें जब छड़ को गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार तो होगा, लेकिन द्रव और जो गैसों की अपेक्षा सबसे कम होगा। ठोसों में जो द्रव होगा, द्रवों में प्रसार ठोसों की अपेक्षा अधिक होगा। और सबसे ज़्यादा प्रसार किस में होता है? गैस में। गैसें सबसे ज़्यादा ऊष्मा पाकर फैलती हैं। गैसें सबसे अधिक ऊष्मा पाकर फैलती। तो हम देखेंगे तापीय प्रसार। तापीय प्रसार क्या है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, यानी कि परिभाषा इसकी कि तापीय प्रसार क्या है। तो पदार्थों का ताप बढ़ाने पर अथवा उन्हें ऊष्मा देकर पदार्थों में जो प्रसार होता है वो कहलाता क्या? तापीय प्रसार। पदार्थों का ताप बढ़ाने पर, पदार्थों का ताप बढ़ाने पर या ऊष्मा पाकर फैलना तापीय प्रसार कहलाता है। तापीय प्रसार कहलाता है। यानी जो तीनों अवस्थाएं हैं या जो जितने भी पदार्थ होते हैं वे ऊष्मा पाकर अपने आप फैलते हैं। पदार्थों का ताप बढ़ाने पर या ऊष्मा पाकर फैलना तापीय प्रसार कहलाता है। जैसे मान लो हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होने के बाद उसमें क्या होगा? उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अणु होंगे उसके, तो वो क्या हैं? फैलते हैं। लेकिन जो जल जैसे है, इसका एक अपवाद होता है कि जो जल होता है इसमें संकुचन होता है, यानी यानी इसकी फैलता नहीं है। ये इसका मात्रा कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि पदार्थों का ताप बढ़ाने पर या ऊष्मा पाकर फैलना तापीय प्रसार कहलाता है। यह जो प्रसार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं कि तापीय प्रसार यानी जो प्रसार होता है वो ठोस में सबसे कम, ठोस में क्या होता है? सबसे कम होता है। द्रव में उससे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि यानी प्रसार सबसे अधिक किस में होता है? तो गैसों में होता है। किस में होता है? गैसेस में होता है। और सबसे कम प्रसार किस में होता है? सॉलिड में होता है। ठीक है, तो सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, और सबसे ज़्यादा गैसें फैलती हैं ऊष्मा पाकर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सबसे अधिक प्रसार किस में होता है, तो गैसों में होता है। सबसे कम प्रसार किस में होता है?
सबसे कम ठोसों में होता है। जैसे दैनिक जीवन में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे एक कांच की बोतल है, कांच की बोतल में एक कार कहलाती है उसकी ढाट, अगर वो फंस गई है तो हम कैसे निकालेंगे उसको? आप लोग जो है प्रैक्टिकल करके बताएं कि जो है किस तरीके से वो कार निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है बर्तन में पानी को गर्म करेंगे। पानी जब गर्म हो जाए तो जो कांच का बोतल होगा उसके जो मुंह को हम क्या करेंगे, डाल देंगे पानी में, गर्म पानी में या उबले हुए पानी में। जब हम गर्म करेंगे तो उसके मुंह में जो कांच होगा, कांच ऊष्मा पाकर फैलेगा। जब कांच ऊष्मा पाकर फैलेगा तो उसका मुंह कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो उसकी कार का आसानी से निकल जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि जो है सभी पदार्थ ऊष्मा पाकर फैलते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जो आप लोग गांव से रिलेटेड हों तो आप देख सकते हैं जो लोहार होता है वो जो है पहिए में एक जो है लोहे की ऊपर से वो चढ़ा देता है सर्किल। वो क्या करता है, सबसे पहले उसको गर्म करता है, गर्म करने के बाद उसमें क्या होता है, लोहे में प्रसार होगा। लोहे में जब प्रसार होगा तो फिर वो लकड़ी के उस पहिए के ऊपर वो चढ़ा देता है, और चढ़ाने के बाद जब वो चढ़ जाती है तो उसके ऊपर गेर के पानी डाल देता है, यानी वो ऊष्मा पाकर फैल गया। और फिर उसके ऊपर उसने पानी जो है जब पानी से चारों तरफ वो घेर देता है तो क्या हो जाता है कि जो है उसका टेम्परेचर घट जाता है, वो संकुचित हो जाती है, यानी वो पूर्ण तरीके से उसमें चढ़ जाएगी। तो पहले प्रसार हुआ, फिर हमने उसमें पानी का इस्तेमाल किया तो वो क्या हो गई, आसानी से उसके ऊपर चढ़ गई। पहले उसका बढ़ गई थी और फिर सिकुड़ जाएगी, जब पानी डालेंगे तो वो अच्छे तरीके से जकड़ लेगी। इससे सिद्ध होता है कि दैनिक जीवन में जितने भी जो है पदार्थ पाए जाते हैं वो ऊष्मा पाकर फैलते हैं, और जब उसे ठंडा किया जाता है तो वो संकुचित हो जाते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल बताए, एक बोतल वाला और एक जो है ये लकड़ी का जो सर्किल के ऊपर हम उसके ऊपर एक जो है रिंग चढ़ा देते हैं लोहे की। सब लोग जानते हैं, जो गांव से रिलेटेड होंगे वो तो जानते ही हैं बहुत अच्छे तरीके, बकाया सब लोग सिटी वगैरह में भी सब लोग जानते होंगे। ये अब क्या है, जो बैलगाड़ी का पहिया होता है वही, उसके ऊपर जो लोहार जो है क्या कर देता है, वो चढ़ा देता है। हम लोग उसे हल कहते गांव की भाषा में, उसे अगर हम कहें तो ये। अब इसके कुछ अपवाद होते हैं, इसके बहुत से अपवाद होते हैं। जैसे अपवाद का मतलब ये होता है कि सभी पदार्थ क्या होते हैं, ऊष्मा पाकर फैलते हैं, लेकिन प्रत्येक चीज का कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो है एक व्यक्ति है तो वो सभी तरीके से सही हो, उसमें कुछ ना कुछ अवगुण भी होंगे, अगर गुण होंगे तो कुछ ना कुछ अवगुण होते। इसी प्रकार से ये अपवाद होते हैं इसके। जो जल होता है ये क्या करता है, गर्म करने पर फैलता नहीं है, संकुचित हो जाता है, यानी उसका भार या मात्रा घट जाती है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जल को यदि हम गर्म करते हैं तो ये संकुचित होता है, यानी कम फैलता है। फैलता क्या, सिकुड़ता है और कम मात्रा हो जाती। और इसी प्रकार दूसरा है, जैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम जो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच यदि सिल्वर आयोडाइड को अगर हम गर्म करते हैं तो इसका जो है विलयन भी संकुचित हो जाता है, यानी फैलता नहीं है। ये संकुचित माने सिकुड़ जाना, कम हो जाती उसकी मात्रा। तो ये होता। तो ये दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसके अपवाद हैं, यानी ये जो प्रकृति में दो पदार्थ हैं
ये जो है संकुचित होते हैं, बकाया सभी फैलते हैं, प्रसार होता है उनमें, बढ़ता है। और सिर्फ ये दो चीज़ें आप जो है आप याद रखेंगे, सिल्वर आयोडाइड और जल H2O। इनको अगर हम गर्म करेंगे तो जिस दोनों संकुचित होते हैं, बकाया सभी जो पदार्थ होते हैं वो एक्सपेंशन होता है, उनका प्रसार होता है। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी तापीय प्रसार के प्रकार। यानी प्रसार कितने तरीके से हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, लीनियर कहलाता है एक सरल रेखा में जो प्रसार होता है। दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार, यानी सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी क्षेत्रफल में उसका प्रसार होगा। क्षेत्रफल माने जैसे किसी भी चीज का जो है, किसी भी यानी धातु का एक हम वर्गाकार या आयताकार कोई भी हम टुकड़ा ले लें, फिर उसको गर्म करें तो उसके चारों तरफ प्रसार होगा, ये कहलाएगा क्षेत्रीय प्रसार। रेखीय प्रसार कहलाता है एक निश्चित यानी एक लाइन में प्रसार होना, जैसे लोहे की एक छड़ को गर्म करें तो उसका प्रसार होगा एक सीधी रेखा में। और तीसरा होता आयतन प्रसार, क्यूबिकल एक्सपेंशन कहलाता है ये आयतन प्रसार। जैसे कोई घन है, घन के आकार है किसी का, जैसे माचिस के आकार का कोई एक धातु का एक कोई टुकड़ा लें तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है तो वो कहलाता है उसका आयतन प्रसार, यानी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार के प्रकार। तापीय प्रसार के प्रकार, तो ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता रेखीय प्रसार कहलाता है, क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता, क्षेत्रीय प्रसार कहलाता है। और तीसरा क्या होता, आयतन प्रसार होता है। तो जो है तापीय प्रसार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन सा, रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा आयतन प्रसार। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम क्या, लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तीसरा क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगर एक निश्चित रेखा में यानी एक सीधी रेखा में जो जब प्रसार होता है किसी पदार्थ का या किसी धातु का, एक निश्चित या सीधी रेखा में जो प्रसार होता है वो रेखीय प्रसार कहलाता है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है वो क्षेत्रीय प्रसार कहलाता है। कोई भी चीज़ अगर वर्गाकार रूप में या आयताकार रूप में जो प्रसार होगा वो क्षेत्रीय प्रसार कहलाएगा। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक आयतन में जो वृद्धि होती है वो आयतन प्रसार कहलाती है उसकी। तो ये डेफिनेशन तो मैंने बता दी, इस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके फॉर्मूले ज़रूर आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन यानी कि रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार क्या होता है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि। किसी वस्तु के ताप में तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार कहते हैं। रेखीय प्रसार को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एल्फा से। रेखीय जो प्रसार होता है उसे एल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है उसकी क्षण में जैसे लंबाई में होने वाली वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा तापांतर, उसके तापों का अंतर। फॉर्मूला हो जाएगा इसका एल्फा बराबर डेल्टा एल
बटे एल गुणा डेल्टा टी। ये होता रेखीय प्रसार का फॉर्मूला। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर, किसी वस्तु के ताप में हम जितनी वृद्धि करेंगे तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, यानी उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि, जैसे कोई छड़ है, ये हो गई एक लोहे की छड़, लोहे की छड़ है जैसे ये, इसकी लंबाई कितनी है, एल है। कितनी है, एल है। हमने इसको जो है डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया। जब हमने डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो जी एल से कितनी, इसमें कुछ वृद्धि हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, कुछ वृद्धि हो गई, माना कि डेल्टा एल की वृद्धि हो गई। यानी ये छड़ इतने डिग्री सेंटीग्रेड ताप करने पर इतनी इसमें वृद्धि हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, रेखीय प्रसार। क्यों, रेखीय प्रसार का कहलाता है एक निश्चित सीधी रेखा में जो वृद्धि हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि छड़ की बटे प्रारंभिक लंबाई हो जाएगी इसकी एल गुणा कितना, यानी डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमने इसको गर्म किया। तो ये कहलाएगा रेखीय प्रसार। इसका मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है मात्रक होता है। मात्रक सभी का एक ही होता है। रेखीय प्रसार गुणांक का भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और आयतन प्रसार का भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तीनों का जो यूनिट होती है, मात्रक होते हैं, तीनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे हम क्षेत्रीय प्रसार। सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी कि क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार क्या है, बताया मैंने अभी आप लोगों को कि उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हम दें और तो उसके जो क्षेत्रफल यानी चारों तरफ उसकी जो वृद्धि होगी वो कहलाएगा हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाती है। जैसे ये लोहे का चादर है, कोई चादर मान कहलाता टुकड़ा, वर्गाकार है। ये क्या है, ये वर्गाकार है। इसकी जो है एरिया कितना है, ए है। एरिया कितना है, ए है। डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड मान हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसको जो है टेम्परेचर दिया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर दिया तो इसके एरिया में क्या होगी, वृद्धि यानी प्रसार हो गया। ये क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ गया, डेल्टा ए वृद्धि हुई इसकी। कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा ए। तो ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय प्रसार, यानी ये चारों तरफ वृद्धि होगी। इसी प्रकार से चारों तरफ वृद्धि होगी इसके। तो ये एरिया में यानी उसके सभी चारों तरफ जो वृद्धि हुई वो कहलाएगा थर्मल एक्सपेंशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार कहलाती है। इसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय प्रसार बराबर क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल हो जाएगा इसका,
और गुणा हो जाएगा तापांतर। इसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं क्षेत्रीय प्रसार को। बीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बटे ए गुणा डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रीय प्रसार। इसका मात्रक भी कितना हो जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय प्रसार। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यानी प्रसार का मतलब होता है फैलना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो इसमें क्या है, जो रेखीय प्रसार होगा तो क्या होगा, उसका एक सीधी एक निश्चित रेखा में जो वृद्धि होती है वो रेखीय प्रसार। वृद्धि माने प्रसार, सीधी सी बात। इसमें और कोई टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है ये कि इसका मतलब मेन रीजन क्या है, धातुओं में या पदार्थों में या गैसों में ये फैलते क्यों हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि प्रकृति में पदार्थ 3 रूपों में पाए जाते हैं, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो ठोसों में भी प्रसार होता है, गैसों में भी प्रसार होता है, द्रवों में भी प्रसार होता है, लेकिन किसी में ज़्यादा और किसी में कम होता है। तो सबसे कम किस में होता है, ठोसों में। उससे ज़्यादा द्रवों में, जैसे पानी, दूध, तेल, किसी भी चीज़ को हम गर्म करें। और सबसे ज़्यादा होता है गैसों में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्लोरीन, कोई भी अन्य गैस है, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन, कोई भी गैसों को हम गर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन फैलती हैं, गैस हैं। सबसे कम कौन फैलता है, ठोस। तो हमने बताया तीनों प्रकार। इसके प्रकार कौन कौन से, रेखीय प्रसार माने एक निश्चित रेखा में होने वाली वृद्धि। दूसरा क्षेत्रीय प्रसार, उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, ये बताया। और तीसरा है हमारा आयतन प्रसार। सेम होता है इसी प्रकार से आयतन प्रसार। इसको हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। ये भी सिमिलरली इसी तरीके से होता, जैसे माना कि एक घन है, ये क्या हो गया, घन बन गया हमारा। इस घन को हम क्या करें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दें तो इसके जो है घनाकार रूप में वृद्धि होगी, क्यूबिकल वृद्धि होगी। इसमें क्या होगी, क्यूबिकल वृद्धि होगी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर दिया तो डेल्टा वी की इसमें वृद्धि होगी। क्या होगी, डेल्टा वी की। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक आयतन में जो वृद्धि होती है वो आयतन प्रसार कहलाता है। फॉर्मूला तीनों के सेम होते, गामा बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बटे वी गुणा डेल्टा टी, यानी इसके आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणा तापांतर। इसका भी मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये है तापीय प्रसार। क्या है, प्रकार कितने होते हैं, दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, बहुत बड़े अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम जाती कमेंट के जरिए आप बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इनमें तीनों में संबंध क्या है। क्षेत्रीय क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार में संबंध, आयतन प्रसार में संबंध। तो ये कभी कभी शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाता, परीक्षाओं में कई दफ़े मैंने देखा है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है। तो इसमें कितने का होता,
1:2:3, यानी रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का दुगना होता है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जाता है कि अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा में कितने का अनुपात होता है, तो 1:2:3 का। जैसे मान लो कि बीटा बराबर कितना होता है 2α। 2α का मतलब क्या हो गया 2 गुणा रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि जो क्षेत्रीय प्रसार होता है वो अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक का कितना होता है दुगना होता है। इसी प्रकार से जैसे गामा है, गामा आयतन प्रसार गुणांक होता है तो ये 3α होता है, यानी कि तिगुना होता है रेखीय प्रसार गुणांक का। यानी इनका आपस में कितने का संबंध होता है 1:2:3 का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार विकल्प में दे देता कि अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर, इसको अलग अलग दे देगा 2:1:3, 3:2:1, 2:1:3 और एक विकल्प होगा आपका ये 1:2:3। तो ये आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप लोग जो है बहुत आसानी से पढ़िएगा इसको, और चैनल को लाइक और शेयर अवश्य ही करें। अब इसी प्रसार यानी जो धातुओं में प्रसार होता है, इससे रिलेटेड मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो ये है, ठीक है। आप लोग जो है जो प्रसार है मैंने बताया अभी आप लोगों को, तो उससे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ हम देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्यों? यानी जिस रात को सर्दियों के दिनों में बहुत तेज हवा चलती है उस रात्रि में ओस नहीं पड़ती है, उस रात्रि में ओस नहीं पड़ती है, या पड़ेगी तो बहुत कम मात्रा में पड़ती है। क्यों होता है ऐसा? जो शांत रात्रि होगी और हमारा टेम्परेचर ज़्यादा मात्रा में गिर रहा होगा, तो सुबह हमें छोटी छोटी पत्तों पर या हमारे जो है दीवारों पर या जो है छतों पर छोटी छोटी ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। लेकिन आप लोग अनुभव करना, कभी दैनिक जीवन में भी आप सभी लोग अनुभव करेंगे कि जिस रात्रि को सर्दियों में बहुत तेज या तूफानी हवाएं चलती हैं, तो उसकी अगली सुबह बहुत कम यानी कि ओस नहीं बनती है, या बनेगी भी तो ना के बराबर बहुत कम मात्रा में बनती है। ऐसा क्यों होता है? बता सकते हैं आप लोग क्यों होता है? नहीं बता सकते तो आप लोग इसका अनुभव करना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हवा चलेगी या तेज हवा चलेगी तो जो बाष्प बनती है वो उड़ जाती है, तो हमारी पृथ्वी पर नहीं आ पाती, यानी बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका कि ऐसा क्यों होता है? बाष्पीकरण की दर कैसी हो जाती? तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। यानी उस रात्रि को, जिस रात्रि में तेज हवा चलेगी तो उसमें क्या होगा? बाष्पीकरण ज़्यादा होगा, इस कारण जो है ओस नहीं बनेगी अगली रात्रि। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा इसका क्या? पहले आयतन घटेगा और फिर बढ़ेगा। फिर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। पहले आयतन कैसा है? घटेगा और फिर इसके बाद बढ़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है?
पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर का ताप नियंत्रण रखे रहता है, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में पसीने का क्या उपयोग है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर सही तरीके से बनाए रखता है पसीना। अगर पसीना नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। तो जो पसीना क्या होता है? हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखे रहता है। अगला है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होते हैं, क्यों? क्यों होता है ऐसा? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, क्यों? क्यों? क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है वो ऊष्मा का सबसे ज़्यादा परावर्तक होता है, यानी जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो क्या करता है? परावर्तित करता है। इसलिए सफ़ेद कपड़े गर्मियों के दिनों में और काले रंग के कपड़े सर्दियों के दिनों में पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काला रंग है जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, जबकि सफ़ेद रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे लगती है? बालों से लगती है। क्यों? क्योंकि जो है बाल कैसे होते? काले रंग के, और जब हमारी जो है सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो बाल हमारे सबसे ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करेंगे। इसे हमें पसीना कहाँ से आता है? बालों से आता है। इसलिए सफ़ेद कलर के कपड़े सर्दियों में आरामदायक होते हैं, और जैसे कोट वोट वगैरह होते तो वो काले रंग के सर्दियों में पहने जाते। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर की ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाएगी, और जो बाहर से आ रही है उसको वो और अवशोषित करेगी, तो हमें क्या है? ठंड कम लगेगी। इसलिए सर्दियों के दिनों में क्या होते हैं? हमें लाइट कलर यानी सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने चाहिए वो गर्मियों में, और सर्दियों के दिनों में हमें यानी गहरे रंग के कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। यानी ऊष्मा का क्या करती है? ये परावर्तित करते हैं, ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? भाप से हाथ अधिक जलता है, यानी कि उबलते हुए जल की अपेक्षा जो उसकी भाप होती है वो ज़्यादा कष्टदायक होती है। अगर भाप से अगर हम जल जाएं तो बहुत हमारे शरीर को कष्ट होता है, अगर हम गर्म से जलें तो उतना ज़्यादा हमें कष्टदायक नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ये आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं, या जो है आप इसको तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो आप लोग उचित समझें अपने लिए। तो ये आपको 5 क्वेश्चन मैंने अभी बताए। अब 5 क्वेश्चन मैं अभी आपको और बताऊंगा। अगले आपके सामने उपस्थित हैं अगले 5 क्वेश्चंस। तो 6वां क्वेश्चन है आपके सामने कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? सभी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, और आपको बनने भी चाहिए, आते भी होंगे कई लोग बच्चों को, कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी तरीके से परीक्षाओं में भी पूछे जाते, बशर्ते हम लोग ध्यान नहीं देते उस तरफ तो हम लोग गलत कराते हैं क्वेश्चन, और नहीं तो जो ये क्वेश्चन होते हैं ये सब नॉर्मल क्वेश्चन हैं। कि अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन दिया है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। अब हम ये तो महसूस कर लेते कि यानी कि मटके का पानी जो है गर्मियों में इतना ज़्यादा ठंडा रहता है, क्यों रहता है। अब लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि क्यों रहता है।
तो ये रहता बाष्पीकरण के कारण। आप लोग याद रखना, किसके कारण होता? बाष्पीकरण के कारण। बाष्पीकरण के कारण, यानी जो मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा जल का क्या होता रहता? बाष्पीकरण होता रहता है, इसलिए वो ठंडा बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? यानी अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है पूर्ण तरीके से तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? कितना होता है? 98 हो जाएगा 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य तापमान इसका होता है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो कौन होती? मरकरी होती है जी, पारा कहते इसको। पारा या मरकरी ये ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। जो थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक काला काला पदार्थ रहता है, जैसे वो बुखार नापता तो वो पारा चढ़ता ऊपर की तरफ, तो वो वही कहलाता है ये पारा Hg। ठीक है, जो डॉक्टर थर्मामीटर लिए होता है तो उसमें जो वो पदार्थ होता है लिक्विड में, तो जैसे व्यक्ति का ताप होगा वैसे ही उसका जो है ऊपर की तरफ वो पारा चढ़ता जाता है, तो वो क्या कहलाता है? Hg। मरकरी भी कहते इसको, पारा भी कहते इसी को, ये कहलाता है। अगला है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता? कितना होता? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता। कितने पर होता? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ के तालाब भी बर्फ़ बन जाते हैं, यानी बर्फ़ के मैदान बन जाते हैं, लेकिन फिर भी उस तालाब की मछलियाँ जीवित रहती हैं। क्यों? ये आपने पढ़ा भी होगा क्वेश्चन। यानी ऊपर तो बर्फ जम जाती है, नीचे पानी रहता, उस बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना रहता है, इसलिए मछलियां जीवित बनी रहती हैं। ऊपर बिल्कुल मैदान हो जाता, बर्फ बन जाती है, तो फिर भी मछलियां जिंदा बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बर्फ बना था उसके नीचे फिर भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना रहता है, इसी कारण मछलियां जीवित बनी रहती हैं। ये होता कहाँ पे? जहाँ पे सर्दी पड़ती, जो ठंडे देश है वहाँ पे ऐसा होता है। अगला है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है उसका। क्या हो जाता है? आयतन इसका बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके दैनिक जीवन। घट जाता है, इसमें क्या हो जाएगा? आयतन घट जाता है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसमें क्या हो जाता है? जब बर्फ पिघलती है तब आयतन क्या हो जाता है? उसका घट जाता है, ये हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोग जो है इस चैनल का आनंद उठाएं और कृपया करके दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, और मैं इसी के साथ आप लोगों के सामने इसी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देता रहूँगा। आप लोग सिर्फ सहयोग करते रहें, हम आप लोगों के साथ हैं इस चैनल में। धन्यवाद।